गुजरात में अन्नकूट पूजा को पारंपरिक अंदाज में मनाया जाता है। गुजराती नववर्ष अन्नकूट पूजा के दिन होता है। इसे गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। अन्नकूट पूजा दिवाली के अगले दिन होती है। गोंडल के अक्षरधाम मंदिर में बड़ी ही धूमधाम के साथ अन्नकूट उत्सव मनाया गया। इस शुभ दिन को गुजरात में हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार नए साल के पहले दिन के रूप में जाना जाता है। दिवाली के दूसरे दिन बीएपीएस अक्षरधाम के स्वामीनारायण को अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। इस साल भी अहमदाबाद के श्री स्वामीनारायण मंदिर में अन्नकूट का भव्य आयोजन किया गया। इसे बड़ा भोग लगाने का अवसर माना जाता है। बेहद खास मौके पर 700 से ज्यादा शाकाहारी व्यंजनों से भगवान को भोग लगाया गया। भारत की परंपरा में अन्नकूट उत्सव का एक विशिष्ट स्थान है। उसके तहत पूज्य महंत स्वामी महाराज के दिव्य सानिध्य में गोंडल के अक्षरधाम मंदिर में अन्नकूट उत्सव मनाया गया। दिल्ली, गांधीनगर और न्यू जर्सी के अक्षरधाम की प्रतिकृतियां भी व्यंजनों में से बनाई गई थी। आबू धाबी के मंदिर की प्रतिकृति भी सुचारू यहां व्यंजनों में से रखी गई थी। जब भी खेतों में नई फसल पैदा होती है तब उस फसल से तैयार हुए अनाज को भगवान के सामने समर्पित किया जाता है। इस उत्सव का लाभ लेने के लिए करीब 30 से 40 हजार भक्तों की भीड़ उमड़ी। आज गुजरात की परंपरा के अनुसार दिवाली के बाद का प्रथम दिन है और गुजरात में यह दिन विक्रम संवत के नूतन वर्ष के रूप में मनाया जाता है और हर नूतन वर्ष के पवित्र दिन पर भगवान के चरणों में एक महा अन्नकूट यानी बड़ा भोग लगाने का एक अवसर माना जाता है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि एक स्वामीनारायण और वैष्णव संप्रदाय में एक प्रणाली होती है जो अन्नकूट भगवान को भोग धराया जाता है। तो उस दौरान यहाँ पे जैसे 1200 से ज्यादा वानगियों का विशिष्ट अन्नकूट भगवान को भोग धराया जाता है। मंदिर के प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं काफी बढ़िया की गई थी, जिससे किसी को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। महंत स्वामी महाराज के सानिध्य में सभी संतों ने भगवान के सामने रखे गए व्यंजनों को अर्पित किया और सुंदर गान भी यहाँ संपन्न हुआ। बीएपीएस यानी बोचासन वासी अक्षरधाम पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था एक प्राचीन हिंदू संस्था है। इसकी संस्थाएं देश विदेशों में कई जगह संचालित होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के नेता शबी हैदर मीनू पर एक गरीब की पैतृक जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगा है। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता शबी हैदर मीनू माफिया अतीक अहमद गैंग का सदस्य है और वह असलहों के बल पर बच्चन नाम के गरीब व्यक्ति की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। पीड़ित व्यक्ति के विरोध करने पर सपा नेता ने गोली मारने की धमकी दी है। पीड़ित व्यक्ति ने इस मामले की शिकायत थाने में करते हुए माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला मंजनपुर थाना क्षेत्र के पाता गांव का है। भैया दूज को लेकर सीमा हैदर का वीडियो सामने आया। आपको बता दें कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर हर त्योहारों पर वीडियो बनाकर जारी कर रही हैं। का त्योहार है और मैंने अपने भाई डॉक्टर एपी सिंह को पूरे परिवार के साथ आमंत्रण किया है कि भैया सबको लेकर आएं और माता जी को लेकर आएं। हम भैया दूज मनाएंगे और जो भारतीय रीति परंपरा है, रवाज है और रीति है, बहन भाई का पवित्र त्योहार है भैया दूज। पहली बार मैं भारत में भैया दूज मनाऊंगी। कल 10 बजे का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि कब मेरी माताजी, मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह आएंगे और हम भैया दूज मनाएंगे। मेरा भारत महान। इधर बांग्लादेश से भारत आई सोनिया अख्तर ने अपनी ससुराल शिवालिक में भैया दूज का त्योहार मनाया है। सोनिया ने सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर एपी सिंह के दिल्ली आवास पहुंचकर उन्हें तिलक किया और सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद लिया। भैया दूज का
बरेली में एक नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। पत्नी की मौत के बाद खुद फांसी से लटक कर जान दे दी। थाना सिरौली के गांव दलीपुर की घटना है। जालौन आबकारी विभाग का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें विभाग के ही कर्मचारी आबकारी विभाग का ड्राइवर होमगार्ड जुआ खेलते कैमरे में कैद हो गए हैं। आबकारी विभाग की बिल्डिंग के अंदर हो रहे जुए का वीडियो वायरल होने के बाद अब आबकारी विभाग के अफसरों ने पूरे मसले पर चुप्पी साध ली है। स्नेक वेनम का नशा रहे पार्टियों की चमक दमक और नशे के इस काले धंधे के जाल में फंसा एल्विश यादव। दरअसल अब नोएडा पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा है जो एल्विश की मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। मुख्य आरोपी राहुल यादव की पर्सनल डायरी ने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी हैं जिनसे अब बड़ा खुलासा हो सकता है। अब पुलिस न सिर्फ इस डायरी के जरिए कई लोगों से पूछताछ कर रही है बल्कि कई अहम सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं और अब एक बार फिर से आरोपी राहुल यादव को रिमांड पर लेने की तैयारी है। राहुल की डायरी, रेव पार्टी का हिसाब। खुल जाएगा एल्विश का हर राज। नोएडा पुलिस को तीसरी कड़ी की तलाश। सांपों के जहर का नशा, रेव पार्टी और सेलिब्रिटीज वाली चमक। नोएडा पुलिस इन दिनों एक ऐसे केस की पड़ताल कर रही है जिसमें एल्विश यादव और फाजिलपुरिया जैसे सेलिब्रिटी तक कानून के शिकंजे में फंसने की कगार पर खड़े हैं। हालांकि अभी पड़ताल जारी है, लेकिन अब एक बार फिर नोएडा पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी राहुल की रिमांड लेने की तैयारी कर ली। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल की एक डायरी से पुलिस को कई बड़े और अहम सबूत हासिल हुए हैं। इस डायरी में न सिर्फ नोएडा और गुरुग्राम में हुई रेव पार्टीज का हिसाब किताब है बल्कि एल्विश समेत कई सेलिब्रिटीज से जुड़े खुलासे भी हो सकते हैं। एल्विश मामले में नोएडा पुलिस ने 5 आरोपियों की रिमांड ली थी। रिमांड के दौरान नोएडा पुलिस को कई अहम सबूत हाथ लगे और जिसमें सबसे अहम है वो डायरी। जिस डायरी का जिक्र किया जा रहा है वो राहुल के पास से बरामद की है। आपको बता दें उस डायरी में कई आयोजनों का जिक्र है, इसके अलावा कई लोगों का नाम भी है। राहुल की डायरी में रेव पार्टीज का हिसाब किताब। एल्विश फाजिलपुरिया पर डायरी में अहम खुलासा। डायरी में दर्ज हैं कई पार्टी आयोजकों के नाम। डायरी में दर्ज नामों से पूछताछ कर रही है पुलिस। डायरी में गुरुग्राम के रेव पार्टी का भी जिक्र। किसी थर्ड पर्सन के जरिए एल्विश से मिला राहुल। पुलिस अब उस तीसरे शख्स की तलाश में जुटी है। अब नोएडा पुलिस ने 2 टीमों का गठन किया है। एक टीम उन नामों पर जांच कर रही है, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये पार्टियां जहां हुई हैं वहां पर पहुंचकर वहां से एविडेंस कलेक्शन का काम करेंगी। नोएडा पुलिस एक बार पहले एल्विश यादव से पूछताछ कर चुकी है और अब संभव है कि दूसरे दौर की पूछताछ से पहले पुलिस तमाम सबूत इकट्ठा कर एक मजबूत केस तैयार करने में जुटी है। ताकि एल्विश जब पुलिस के सामने आए तो सच के अलावा कुछ भी ना बोल पाए। अब खास बात यह है कि तीसरा शख्स कौन है जिसने एल्विश और राहुल की मुलाकात करवाई। इस डायरी में ऐसे कौन से राज छिपे हैं जो कई खास शख्सियतों को परेशानी में डाल सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है एल्विश की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ नोएडा पुलिस ने आज रिमांड के लिए दोबारा अप्लाई कर दिया है। मुख्य आरोपी जिसके पास से डायरी बरामद हुई थी राहुल, उसकी रिमांड के लिए अप्लाई कर लिया और कल इस पूरे प्रकरण में सुनवाई होनी है।
फिलहाल नोएडा पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में एल्विश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैमरामैन योगिंदर के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी टेरर फंडिंग के मामले में मुख्य आरोपी और आतंकियों के फाइनेंसर को बिहार के बेतिया से धर दबोचा है। यूपी एटीएस ने इससे पहले 7 संदिग्धों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की थी, जिसके बाद बेतिया के रहने वाले इजराउल का राज खुला और इस शातिर टेरर फाइनेंसर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। आतंक के तार यूपी टू बिहार, अलीगढ़ से बेतिया, एटीएस का एक्शन। पाकिस्तान से टेरर फंडिंग पर बड़ा खुलासा। यूपी एटीएस ने टेरर फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक नाम गाजियाबाद के फरीदनगर इलाके के रहने वाले रियाजुद्दीन का भी आ रहा है। आपको बता दें कि इसी बैंक में रियाजुद्दीन का अकाउंट था, जो कि पिछले 10 सालों से था, लेकिन 2 साल से उसके अकाउंट में एक के बाद एक 70 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। सूत्रों के हवाले से अगर माने तो 2 साल पहले ही रियाजुद्दीन की मुलाकात इजहारुल से हुई थी और इजहारुल ने ही रियाजुद्दीन को पैसे का प्रलोभन देने के बाद उसके अकाउंट को यूज करना शुरू किया, उसमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराया और ओटीपी उससे लेने के बाद इजहारुल, जो कि बिहार के चंपारण का रहने वाला है, वो रियाजुद्दीन का अकाउंट पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहा था। उत्तर प्रदेश एटीएस ने हाल ही में अलीगढ़ से आईएसआई के आतंकी स्लीपर सेल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इसमें एक केमिकल इंजीनियर और दूसरा एएमयू का छात्र। इसके बाद एटीएस की जांच आगे बढ़ी तो एटीएस ने टेरर फंडिंग के एक मामले में 7 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। इनमें गाजियाबाद के भोजपुर का रहने वाला एक संदिग्ध रियाजुद्दीन भी एटीएस की रडार पर आया था। रियाजुद्दीन का पिछले 10 सालों से गाजियाबाद में केनरा बैंक की ब्रांच में अकाउंट है। पिछले कुछ वक्त से रियाजुद्दीन के अकाउंट में एक के बाद एक कई बार बड़ी रकम आई। करीब 70 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन के बाद बैंक को शक हुआ था। इसकी खबर खुफिया एजेंसियों को हुई और फिर खुला एक ऐसा खेल जिसके तार वाया बिहार सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे थे। इसके लिए हर महीने 10,000 रुपए की राशि रियाजुद्दीन को दी जा रही थी। एकाएक 70 लाख की राशि आने के बाद जब बैंक कर्मियों को इस पर शक हुआ तो उन्होंने इसकी इत्तला आईबी को दी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ते आगे तक पहुंचा और इसकी जांच यूपी एटीएस तक पहुंची, जिसके बाद रियाजुद्दीन को हिरासत में भी लिया गया है। दरअसल करीब 2 साल पहले रियाजुद्दीन बिहार के रहने वाले एक शख्स इजहारुल के संपर्क में आया था। इजहारुल ने रियाजुद्दीन को हर महीने 10,000 रुपए की अदायगी का लालच दिया और फिर खुद को बैंक खाते में साझेदार बना दिया। अब इजहारुल ने रियाजुद्दीन के अकाउंट का इस्तेमाल पाकिस्तान से आए टेरर फंडिंग के पैसे को मंगाने में करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच ये सब कुछ यूपी एटीएस के रडार पर आ गया। इजहारुल बिहार के बेतिया में शिकारपुर का रहने वाला है और जांच टीम ने तार से तार जोड़े और टीम इजहारुल तक पहुंच गई। जिस वक्त टीम ने इजहारुल के घर छापा मारा, वो नशे में धुत था। एटीएस की टीम ने शुरुआती पूछताछ की और अब इजहारुल को बेतिया जेल में रखा गया। माना जा रहा है कि 7 संदिग्धों से हुई पूछताछ के जरिए ही टीम इजहारुल तक पहुंच पाई और अब उसे रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।